दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की इमारत के गलियारों में इस हफ्ते हलचल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, कैमरे और लाइटें चमक रही हैं और हर तरफ वही एक सवाल गूंज रहा है। जी हाँ, कि क्या सच में सीरिया और इजराइल अब इतने करीब आ गए हैं कि दशकों की दुश्मनी को छोड़कर भुलाकर किसी समझौते की तरफ बढ़ सकें? तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हाजिर हूँ फिर से एक बार मिडिल ईस्ट की तमाम ताज़ा खबरें लेकर। तो बने रहिएगा आखिर तक वीडियो में। आप देख रहे हैं GDN की खास रिपोर्ट। दोस्तों, अमेरिका के विशेष दूत टॉम बेरिक ने साफ कहा कि दोनों मुल्क गुड फेथ यानी कि ईमानदारी से बातचीत कर रहे हैं और एक एग्रीमेंट लगभग तैयार हो चुका है। इस समझौते का मतलब होगा कि इजराइल सीरिया पर अपने लगातार हवाई हमले पूरी तरीके से रोकेगा और सीरिया मान लेगा कि वो अपनी कोई भी भारी मशीनरी या युद्धक सामान इजरायली सीमा के पास नहीं लेकर जाएगा। बेरिक ने आगे कहा कि पहला कदम होगा एक बड़े सुरक्षा समझौते की तरफ, लेकिन इसे अभी हशाना की छुट्टियों ने धीमा कर दिया है। इसी बीच न्यूयॉर्क के एक प्रोग्राम में सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने भी दुनिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि हमें इजराइल से डर लगता है, ना कि इजराइल को हमसे। उन्होंने कहा कि इजराइल हमारी हवाई सीमा तोड़कर हमारी ज़मीन में घुसपैठ करता है और अगर ये सब चलता रहा तो सिर्फ सीरिया ही नहीं बल्कि पूरा इलाका पूरी तरीके से अस्थिर हो जाएगा। जॉर्डन दबाव में है, सीरिया के टुकड़े टुकड़े करने की बातें उठ रही हैं और ऐसा हुआ अगर तो इसका असर इराक और तुर्की पर भी पड़ेगा। ये भी सोचने वाली बात है। दोस्तों, अल-शरा बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने वाले हैं और ये 6 दशकों में पहली बार होगा कि कोई सीरियाई नेता वहां आवाज़ उठाएगा, वहां बोलेगा। पृष्ठभूमि भी उतनी ही सख्त है। सीरिया और इजराइल की दुश्मनी दशकों पुरानी है, खासकर 1967 की अरब इजराइल जंग से चलती आ रही है, जब इजराइल ने सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। बशर अल-असद की सत्ता गिरने के बाद से इजराइल ने मानो कोई भी परवाह करना छोड़ दिया है। 1974 का युद्ध विराम समझौता उसने तोड़ डाला, बार बार सीरियाई सेना पर हमले किए और यहाँ तक कि दमिश्क के बिल्कुल करीब अपनी फ़ौजें लेकर आ गया। अल-शरा का कहना है कि अब तक इजराइल सीरिया पर 1000 से ज़्यादा हवाई हमले कर चुका है और लगभग 400 से ज़्यादा बार ज़मीनी घुसपैठ कर चुका है। ये आंकड़े हैं। उधर इजराइल की दलील अलग है। वो कहता है कि उसके हमले सिर्फ़ और सिर्फ आतंकवाद रोकने के लिए हैं, या फिर सीरियाई के दक्षिण इलाके में कुछ लोग रहते हैं अल्पसंख्यक, उनकी सुरक्षा के लिए हैं, जहां जून में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल ने बेशर्मी से दमिश्क जैसे शहर के बीचों बीच भी दोस्तों बम बरसाए हैं। आलोचक कहते हैं कि असल मकसद सीरिया को कमज़ोर और बिखरा हुआ रखना है ताकि इजराइल का दबदबा इलाके में बना रहे। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अल-शरा ने एक और अपील की कि अमेरिका को अब सीरिया पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने चाहिए ताकि देश फिर से बन सके और आगे बढ़ सके। उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी मुलाकात की, कुछ बातचीत की। हालांकि इजराइल महीनों से अमेरिकी सांसदों पर दबाव बना रहा है कि ये प्रतिबंध बने रहें, हटे नहीं। एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब न्यूयॉर्क में ही अल-शरा का इंटरव्यू लिया पूर्वी अमेरिकी जनरल डेविड ने, वही डेविड जिन्होंने कभी अल-शरा को एक बागी के तौर पर दोस्तों गिरफ्तार किया था और बाद में इराक में अमेरिकी फ़ौज के कमांडर और CIA के डायरेक्टर बने थे। यानी तस्वीर अब जटिल है। एक तरफ सीरिया अपने पड़ोसी से सुलह की उम्मीद कर रहा है जो पूरे अरब का दुश्मन है, गाज़ा के हालात आप सभी जानते हैं। दूसरी तरफ वही पड़ोसी उस पर रोज़ बमबारी कर रहा है। दुनिया सांस रोक कर देख रही है कि आखिर ये डील कब तक रंग लाती है। दोस्तों, उधर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा की भीड़ और भागदौड़ के बीच एक और बड़ी बैठक हुई, खबर है, लेकिन इस बार सुर्खियों में था गाज़ा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और अरब मुल्क नेताओं की मुलाकात बड़ी कामयाब रही। ट्रंप भी खुश नजर आए और बोले कि न्यूयॉर्क में हुई ये बैठक काफ़ी फलदायी रही। भले ही उसमें इजराइल मौजूद ही नहीं था, लेकिन इस बैठक में मिस्र, इंडोनेशिया, जॉर्डन, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात जैसे बड़े बड़े देश शामिल थे। ट्रंप ने इन मुल्कों को वो ग्रुप बताया है जो गाज़ा की जंग को ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। असल योजना पर भी अभी पर्दा था, लेकिन अमेरिकी मीडिया ने इशारा किया
कि ट्रंप चाहते हैं कि अरब और मुस्लिम देश अपनी फ़ौज भेजें, यानी गाज़ा भेजें, ताकि इजराइल अपनी सेना वापस बुला सके। साथ ही ट्रंप चाहते हैं कि ये देश गाज़ा के पुनः निर्माण और राहत कामों का खर्चा भी उठाएं, यानी अरब देश। इस बैठक में कैदियों की रिहाई, स्थायी युद्ध विराम और इंसानी मदद जैसे मुद्दे भी उठाए गए। लेकिन दोस्तों, अरब से सेना भेजने से क्या शांति आएगी, ये भी सोचने वाली बात है। और क्या अरब सच में अपनी सेना भेजेगा गाज़ा? दोस्तों, अजीब बात यह भी है कि इजराइल को इस बैठक में शामिल ही नहीं किया गया, लेकिन नेतन्याहू को सारी जानकारी दी गई। योजना में भविष्य में फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी की भूमिका की झलक थी, जिसे इजराइल लगातार नकारता आया है, और इसमें हमास के लिए कोई जगह ही नहीं थी। दोस्तों, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों ही चाहते हैं कि हमास को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। संयुक्त राष्ट्र के माहौल में गाज़ा की तबाही की गूंज लगातार सुनाई दे रही थी। 2 साल से चली आ रही इस जंग में अब तक लगभग आंकड़े हैं 65,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं। इस बार तस्वीर कुछ और ही थी। दुनिया भर में कई देशों ने फ़िलिस्तीन को एक राज्य के तौर पर मान्यता देना शुरू कर दिया था, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और भी कई देश इस कदम के साथ खड़े हो गए हैं। लेकिन अमेरिका, जो हमेशा इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक रहा है, अब भी उसी पुराने रुख पर अड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने अपनी लंबी स्पीच में साफ कहा कि फ़िलिस्तीन को राज्य मान्यता देना दरअसल हिंसा को बढ़ावा देने जैसा होगा, क्योंकि इससे हमास को इनाम मिलता है। दोस्तों, उनकी ये बात संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बिल्कुल ही उलट थी। गुटेरेस ने कहा कि फ़िलिस्तीन का राज्य होना कोई इनाम नहीं, बल्कि उनका हक है। यही वो लाइन थी जिसने न्यूयॉर्क के बड़े हॉल में भीड़ में खामोश बैठे और कई बड़े नेताओं को इस लाइन ने हिलाकर रख दिया। एक तरफ ट्रंप थे, जो हर बार की तरह इजराइल का बचाव कर रहे थे, और दूसरी तरफ दुनिया का एक बड़ा हिस्सा था जो खुलेआम फ़िलिस्तीन की बात कर रहा था, उनके हक़ में आवाज़ें उठा रहा था। अल जज़ीरा के रिपोर्टर्स जेम्स ने माहौल का जायज़ा लेते हुए कहा कि यहाँ न्यूयॉर्क में एक एहसास लगातार गूंज रहा है। वाइट हाउस में ट्रंप को हमेशा पुरानी कहानी नहीं दिखाई जाती, उन्हें सिर्फ एक ही तरफ की तस्वीर दिखाई जाती है, और उस तस्वीर में बस इजराइल होता है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल के पास सिर्फ एक ही असली सहारा है, और वो है अमेरिका। पैसा, हथियार, कूटनीति, सब कुछ वहीं से आता है, आप जानते हैं। और इसीलिए यहाँ कई नेता मानते हैं कि अगर दुनिया में कोई एक शख्स है जो हालात बदल सकता है, तो वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। लेकिन कैसे? बैठक की शुरुआत में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद ने ट्रंप को सीधा कहा कि हम आपकी लीडरशिप पर पूरा भरोसा करते हैं कि आप इस जंग को रोकेंगे और गाज़ा के लोगों की मदद करेंगे। उन्होंने हालात को बहुत बुरे से भी बुरा बताया। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि इजराइल का असली मकसद जो है वो है गाज़ा को पूरी तरह से तबाह कर देना, घरों को, रोज़गार को, स्कूलों को, अस्पतालों को, सबको मिटा देना, ताकि इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद ही ख़त्म हो जाए गाज़ा से। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो ने भी फ्रांस और सऊदी अरब की मेज़बानी में हुई एक अलग कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि उनका देश गाज़ा में शांति सेना भेजने के लिए तैयार है। ये एक बड़ी खबर है। ये बयान गाज़ा के लोगों के लिए उम्मीद की किरण जैसा था, जो लगातार बमबारी और भूख में जी रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सारी डिप्लोमेसी, ये सारी मीटिंग, ये सारे बड़े बड़े शब्द गाज़ा के खंडरों तक पहुंच पाते हैं, जहां बच्चे मलबे के नीचे दबे हैं, जहां अस्पतालों में दवाएं ख़त्म हो चुकी हैं, जहां लोग ये तक नहीं जानते हैं कि अगली सुबह उनका घर बचेगा भी या नहीं। संयुक्त राष्ट्र की इमारत के बाहर खड़े एक फ़िलिस्तीनी बुज़ुर्ग थे। उन्होंने पत्रकारों से बस इतना कहा, ये सब मीटिंग, ये स्पीचें ठीक हैं, लेकिन हमारा खून बहना कब बंद होगा, हमारी रोटियां कब वापस आएंगी, हमें खाना कब मिलेगा। यही वो आवाज़ है जो सारे कूटनीति शोर के बीच सबसे ज़्यादा गूंज रही है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और आप किसे सपोर्ट करते हैं उस कंट्री का नाम लिखकर उसके लिए दुआ ज़रूर करें। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी एक नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।